जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग कृपया मेरे वीडियो पे जाइएगा, वहाँ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सर्च करिएगा। उसको 3 या 4 पार्ट में मैंने पूरा विवरण के साथ समझाया हुआ है, उसके ऑब्जेक्टिव भी डाले हुए हैं। कुछ मैंने लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जितने इंपोर्टेंट है सबका वीडियो मैंने बना के ऑलरेडी डाल दिया है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर नंबर 2 का पूरा विवरण, पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। एक एक चीज को बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बेहतर से समझ में भी आ जाएगा। तो बच्चों पहला लेसन में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता मोस्टली नगरीय सभ्यता थी, हम लोग ये जानते हैं। बट ये जो हम लोग पढ़ेंगे ये राजा, किसान और नगर, इसमें जो पढ़ेंगे ये ग्रामीण सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। जो मौर्य साम्राज्य था वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, क्योंकि जो नगर, जो हम लोग का हड़प्पा सभ्यता पतन हो गया, पतन होने के बाद नगर का विनाश हो गया, तो धीरे धीरे करके गांव डेवलप होने लगे। ये जो सभ्यता के लोग होंगे या जो भी रहे होंगे वे कहीं जाके बसे और गांव का विकास किए। तो उसके बाद नगरीय सभ्यता के बाद हमारे जो एरिया है उस एरिया में ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ। और इसी काल में सबसे बड़ा चीज हुआ लोहा का खोज। लोहा का खोज आर्यों ने इसी काल में किया और आर्य की सभ्यता को हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो लोहा का खोज हड़प्पा, हम पहले लेसन में तो पढ़ चुके, डिस्कस भी कर लिया कि जो हड़प्पा वासी थे वो लोहे के बारे में नहीं जानते थे। तो 100% लोहे की खोज हड़प्पा के बाद हुई। तो आर्यों ने लोहे की खोज की, ये हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। और इसको हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया कि आर्यों ने ही लोहे की खोज की थी। उसके पहले लोगों को लोहे का कोई नॉलेज नहीं था, हड़प्पा वासी को तो था ही नहीं लोहे का नॉलेज। तो इन्हीं सभी चीजों को हम लोग इस लेसन में देखने वाले हैं। मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जनपदों के बारे में पढ़ेंगे, महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक चीजों को बारीकी से देखते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इससे हम लोग थोड़ा मोटिवेट होते हैं, हम लोग थोड़ा सा और जोश के साथ नई वीडियो बना के डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चों इसमें आप लोगों का सहयोग बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस लेसन को देखते हैं, इस बात को यहीं पर छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं लेसन में कि लेसन में कह क्या रहा है, उन सब चीजों को ध्यान से देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। इसमें हम लोगों को पढ़ना है बच्चों मौर्य वंश के बारे में और गुप्त वंश के बारे में पढ़ना। बच्चों मौर्य और गुप्त वंश के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हड़प्पा सभ्यता के बाद जो सभ्यता हमारे यहाँ आई वो वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बाद हमारे यहाँ आई और इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि वैदिक सभ्यता का जो मेन मूल थे, मेन आधार थे, वो आर्य थे, ठीक है। और इसी सभ्यता में वेद की भी खोज हुई और वेद की खोज होने के कारण इसको हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो ये बात क्लियर हो गया कि इंडिया में सबसे बड़ी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता जो थी, उसके बाद जो हमारे देश में सभ्यता आई वो कौन सभ्यता आई बच्चों? वैदिक सभ्यता आई। और वैदिक सभ्यता का आधार आर्य थे, आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता बनाई, इसलिए इसको हम लोग आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और इसको वैदिक सभ्यता करने का कारण ये भी है कि जो हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये सभी वेद की रचना इसी सभ्यता में हुई है, ठीक है। तो चलिए इन सब चीजों पे एक एक करके टॉपिक पे हम लोग थोड़ा गौर करते हैं। 1500 ईस्वी के पूर्व, 1500 ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व बच्चे, इसको ऐसे लिखा जाता है ईसा पूर्व, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बीपी कहते हैं, बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। 1500 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच ऋग्वेद की रचना हुई थी हमारे यहाँ। यानी देख लीजिए, ध्यान से दीजिएगा, 1500 बीसी से 10,000 बीसी के बीच हमारे यहाँ किसकी रचना हुई है? तो याद रखिएगा हमारे यहाँ रचना हुई ऋग्वेद की। और इसीलिए जो 1500 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच के भाग को हम लोग ऋग वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच, यानी 1000 से 600 बीसी के बीच हमारे यहाँ का जो काल है वह उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना गया। एक काल है ऋग वैदिक काल
और दूसरा काल है उत्तर वैदिक काल। और इसमें ही तीनों वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थववेद की रचना हुई। यानी ऋग वैदिक काल में ये जो 1500 से 1000 के बीच था, इस युग में ऋग्वेद की रचना हुई, जो हमारा पहला वेद है। हमारा पहला वेद क्या है बच्चों? ऋग्वेद है। उसके बाद 10,000 से 600 के बीच हमारे यहाँ सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना। तो टोटल 4 वेद हो गए। तो अगर हम लोग वैदिक काल के बारे में बात करते हैं, तो वैदिक काल का शुरुआत कब हुआ? 1500 बीसी में। और लास्ट कब हुआ? 6000 बीसी। यानी 1500 बीसी से 6000 बीसी के बीच के काल को हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। और ये ग्रामीण सभ्यता थी। मैंने पहले ही बता दिया है आपको, हड़प्पा नगरीय सभ्यता थी, और नगरीय सभ्यता के बाद हमारे यहाँ ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत होती है। आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा बच्चों। अगर हम लोग बात करें यहाँ तो क्लियर हो ही गया होगा ना कि हमारा जो 1500 से 10,000 के बीच हमारे देश में किसकी रचना हुई? ऋग्वेद की रचना हुई। और इस 1500 से 10,000 के बीच के काल को हम लोग ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। 10,000 बीसी से 600 बीसी के बीच हमारे यहाँ सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई, और इसको हम लोग उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। यानी ये दोनों वैदिक काल है, क्योंकि इस दोनों में ही हमारे यहाँ वेदों की रचना हुई है। इस 500 बीसी के बीच में, 500 वर्षों के बीच में हमारे देश में एक वेद बने। तो इधर 400 के बीच में हमारे देश में 3 वेद बने। टोटल 1500 से 600 के बीच का जो काल रहा, सॉरी एक लिखा गया, 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच हमारे यहाँ कुल मिलाकर के चारों वेदों की रचना हुई है। और इसी काल को हम लोग वैदिक काल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें वेदों की रचना हुई। और इस वैदिक काल को 2 भाग में बांट दिया गया है। ऋग वैदिक काल जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई, और उत्तर वैदिक काल जिसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता इसके पहले का काल था। 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच के काल को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। और हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो मेरे अंदाज से बच्चों यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है। इस सभ्यता में, यानी जो वैदिक सभ्यता थी, इस सभ्यता के विकसित होने का मुख्य कारण क्या था? ये जो वैदिक सभ्यता विकसित हुई, ये विकसित होने का मेन कारण था आर्यों के द्वारा लोहा का खोज किया जाना। क्योंकि जब लोहा का खोज हुआ तो लोहा ही सभ्यता के विकास का कारण नहीं, क्योंकि लोहे के कारण हथियार बने, औजार बने, और उसी औजार से उन लोगों ने सभ्यता को डेवलप किया, कई चीजों को बनाया, दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा किया, युद्ध लड़ा। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता के विकास का कारण हम लोग लोहा की खोज मान सकते हैं। लोहा के खोज के कारण ही वैदिक सभ्यता का विकास हुआ बच्चों। और इसी वैदिक काल में हमारे देश में 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। और महाजनपदों को हम एक राज्य के रूप में दे सकते हैं। महाजनपद और जनपद को समझते हैं पहले हम लोग। महाजनपद जो है ना, जनपद से बड़ा हो गया। ठीक है। किसी लोगों के जो स्थानीय समूह होता है, विशेष लोगों का समूह, निवास स्थान को हम लोग जनपद कहते हैं। और जब वो जनपद बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं महाजनपद। और उस समय 16 महाजनपद थे। यानी कहा जाए तो एक राज्य के रूप में महाजनपद को देखते हैं। महाजनपद का मतलब राज्य कर सकते हैं। ये जो अपना बिहार है ना बच्चे, ये मगध के अंदर रहता था। ठीक है। मगध, राजगीर, पाटलिपुत्र दोनों मगध की राजधानी थी, दोनों हमारे बिहार में। तो ये जो है महाजनपद एक तरह से राज्य होते थे। और जनपद को हम लोग जिला मान सकते हैं। ये जो जनपद होता था, जनपद से बड़ा होता था महाजनपद। तो जनपद को एक जिला के रूप में देख सकते हैं, और महाजनपद को एक राज्य के रूप में देख सकते हैं। और हर महाजनपद की एक राजधानी होती थी। जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो राजगीर और पटना था, जिसको पाटलिपुत्र कहते थे, वह मगध में आती थी। और मगध की राजधानी पहले राजगीर थी, उसके बाद पटना बनाई गई बच्चों। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और ये 16 महाजनपद है ना, जिसको हम बताया 16 महाजनपद है। इस 16 महाजनपद में बच्चों, इन 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा पावरफुल मगध था, सबसे ज्यादा शक्तिशाली था मगध। और इस अध्याय में हम लोग उसी मगध के बारे में पढ़ेंगे। और उस मगध में, महाजनपदों में मगध जो था, या कोई भी महाजनपद था, वहां राजा की स्थिति कैसी थी इसके बारे में जानेंगे। या फिर और किसी भी चीज की स्थिति कैसी थी इसको जानेंगे। उस समय के नगर कैसे थे, इन सब चीजों को हम लोग इस लेसन में
देखने की कोशिश करेंगे, वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, और मैं भी कोशिश करूंगा बच्चों कि मैं आपको बेहतर तरीके से एक एक चीज को समझा सकूं। ठीक है, तो इस अध्याय में हम लोग इन्हीं सब चीजों को देखने जा रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया बच्चों कि इस अध्याय में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। देखिए, मौर्य वंश के समय ही ना हमारे इंडिया में दो धर्म का उदय हुआ था, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, सॉरी एक मिनट, चलिए। तो जो मौर्य वंश था, तो हमारे देश में दो धर्म, विशेष धर्म का उदय हुआ बच्चों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो इस अध्याय में हम लोग कुछ बौद्ध धर्म और जैन धर्मों के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, इस अध्याय में हम लोग बौद्ध धर्म, ये बौद्ध है तो लिखा गया गलत, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। कुछ जानकारी हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य। ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़े बच्चों? मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य के निर्माता कौन थे बच्चों? हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को माना था? जैन धर्म को। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे हुए अभिघात मित्र कहा गया जिनको, तो समझ में आया। चंद्रगुप्त मौर्य को जानेंगे, उनके और उनके बेटे बिंदुसार, बिंदुसार के बारे में जानेंगे, जो आघात शत्रुघात मित्र, शत्रुघात कराता था, शत्रु को मारने वाला उसको कहा गया। ठीक है बच्चों, और उसके बाद जानेंगे अशोक के बारे में। तो ये याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था, बिंदुसार ने भी जैन धर्म को माना था, जैन धर्म को माना था, लेकिन अशोक ने किसको माना? बौद्ध धर्म को माना। तो कहीं ना कहीं इस अध्याय में हम लोगों को बौद्ध और जैन दोनों धर्म के बारे में भी हल्की फुल्की जानकारी लेनी है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इस चीज को देखें तो यहाँ मैंने लिख दिया कि इस अध्याय में हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में भी जानकारी मिलेगी। चलिए, इन सब चीजों को करते हुए हम लोग देखते हैं कि जो इतिहास होता है बच्चों, इतिहास को जानने का स्रोत क्या है, हमें अपने हिस्टोरी के बारे में, अपने इतिहास के बारे में कैसे पता चलता है। तो देखिए, इतिहास जानने के कई स्रोत हैं, जिनमें सबसे पहला स्रोत आता है हमारा साहित्य, जिसको पुस्तकें कहते हैं। और साहित्य कई प्रकार के होते थे, धार्मिक साहित्य होता है, लौकिक साहित्य होता है, उसके बाद जीवनी होती है, उसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग, यात्रा वृत्तांत होता है, कई तरह के साहित्य होते हैं। वे सभी साहित्य कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत जानकारी देते हैं। जैसे हम लोग धार्मिक साहित्य के बारे में बात करें तो धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य था, और इस ब्राह्मण साहित्य के अंदर चारों वेद आते हैं। उसके बाद कई तरह के ब्राह्मण ग्रंथ थे, जिसको ब्राह्मण ग्रंथ थे, अरण्यक थे, उपनिषद थे, वेदांग थे, पुराण थे नहीं है। ये सारे चीज जो है हमें हमारे इतिहास के बारे में बताते हैं। इसके बाद हमारे देश में दो महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। ये दोनों, रामायण और महाभारत भी हमें बौद्ध इतिहास की जानकारी देते हैं, सॉरी भारतीय इतिहास की जानकारी देते हैं। उसका कुछ बौद्ध साहित्य भी है, कुछ जैन साहित्य भी है, ये भी हमें हमारे इतिहास के बारे में बताते हैं। तो इतिहास के बारे में अगर कोई बोला जाए, जानकारी का मेन सोर्स क्या है बच्चों? तो इतिहास के बारे में जानकारी का मेन स्रोत है साहित्य स्रोत, जिसके अंतर्गत हमारे चारों वेद आते हैं। जो ब्राह्मण साहित्य, उसमें चारों वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, पुराण, ये सारी चीज जो है हमें हमारे इतिहास के बारे में बताते हैं। इसके बाद हमारे देश के दो बड़े महाकाव्य, दो महाकाव्य हमारे देश में, रामायण और महाभारत। इसको भी पढ़ के हम लोग अपने इतिहास के बारे में समझते हैं। इसके अलावा जो बौद्ध साहित्य है और जो जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य भी हमें हमारे इतिहास के बारे में बताते हैं बच्चों। तो इस तरह हम लोग साहित्य स्रोत में अगर पहला बात करें, साहित्य स्रोत में हमारे पास इतिहास जानने का पहला साहित्य स्रोत क्या है बच्चों? वह है धार्मिक साहित्य। ठीक है, उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ भी आता है हमारे देश में, जो साहित्य के अंदर ही आता है। जैसे कौटिल्य, जिसको हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं, उनका लिखा हुआ अर्थशास्त्र, ये भी हमारे इतिहास के बारे में बताता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, वो अर्थशास्त्र भी हमें हमारे इतिहास की जानकारी देता है। कलहन ने किताब लिखी थी राजतरंगिणी, इसको भी पढ़ के हम अपने इतिहास को जान सकते हैं। रसमाला लिखा था सोमेश्वर ने, सोमेश्वर ने क्या लिखा था बच्चों? रसमाला लिखा था। तो इस रसमाला को पढ़ करके भी हम लोग अपने इतिहास को जान सकते हैं।
प्रबंध कोश किन्होंने लिखा था? राजशेखर ने लिखा था। तो इस तरह आपको समझ में आ गया। कौटिल्य ने या चाणक्य कौटिल्य लिखी थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। सोमेश्वर ने रसमाला लिखा। राजशेखर ने प्रबंध कोश लिखा। ये सब हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। कुछ जीवनी भी है। जीवनी समझते हैं हम? किसी विशेष लोगों का जीवनी पढ़ के भी हम उस समय के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। जैसे अश्व घोष ने बुद्ध चरित्र लिखा था, जिससे हम बुद्ध के बारे में जानते हैं। वान भट्ट ने हर्ष चरित्र लिखा था, जिसके द्वारा हम हर्ष के बारे में जानते हैं। तो विभिन्न तरह की जीवनियां भी हमें हमारे इतिहास के बारे में बताती है। तो साहित्य स्रोत में धार्मिक ग्रंथ आ गए, जिसमें आपका रामायण महाभारत चारों वेद आ गए, बौद्ध साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया, सब आ गए। ऐतिहासिक ग्रंथ आ गए, जीवनियां आ गई। ये सारे चीज हम लोगों को हमारे इतिहास के बारे में बच्चों बताते हैं। अगला जो इतिहास के जानकारी का स्रोत है वह पुरातत्व। खुदाई से जो सिक्का मिलता है, मूर्ति मिलता है, जो चित्र मिलता है, जो अभिलेख मिलता है, जो जमीन से खोद के प्राप्त किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं पुरातत्व। और पुरातत्व भी हमें हमारे इतिहास के बारे में बताता है। जैसे कोई मूर्तियां निकल गई, तो उस समय के लोगों की मूर्ति निकली, तो उस समय के लोग कैसे कपड़े पहनते थे, उस समय के लोग किस तरह के आभूषण पहनते थे, या उस समय का कल्चर क्या था, किस देवी की पूजा करते थे, उसकी जानकारी मिल जाएगी। चित्र मिलने पे उस समय के रीति रिवाज की जानकारी मिलेगी। अभिलेख अगर हम लोग पढ़ लिए, तो अभिलेख से हमें उस समय के विभिन्न तरह के कानून, विभिन्न तरह के सभ्यता, विभिन्न तरह के कल्चर, रीति रिवाज के बारे में जानकारी मिलेगी। बर्तन से पता चलेगा कि उस समय के लोग कैसे पात्र यूज करते थे, किस तरह की चीजों में क्या बनाते थे। ठीक है बच्चों, तो ये सारे चीज हम लोगों को हमारे इतिहास के बारे में बताते हैं। तीसरा इतिहास जानने का स्रोत है बच्चों विदेशी यात्रियों का विवरण, जिसको हम लोग कहते हैं यात्रा वृत्तांत। ठीक है बच्चों, तो ये जो विदेशी यात्री का विवरण है बच्चों, ये भी हमें हमारे इतिहास के बारे में बताता है। जैसे प्राचीन काल में ना भारत में कई सारे विदेशी यात्री घूमने आए, और उन्होंने जब विदेशी यात्री हमारे यहाँ घूमने आए, तो उन्होंने जो जो चीज देखा, उन्होंने एक पुस्तक में लिखा। उसी पुस्तक को कहते हैं यात्रा वृत्तांत। यानी यात्रा वृत्तांत मतलब होता है किसी जगह पर यात्रा करने गए, और यात्रा करने के बाद जो आप लोगों ने अनुभव किया, उस अनुभव को जो लिखा उन्होंने, वह यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो इस यात्रा वृत्तांत के द्वारा भी हमें हमारे इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे मेगास्थनीज यूनान से इंडिया आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है बच्चों, अशोक के दादाजी, और उन्होंने इंडिका नामक किताब लिखी। और इंडिका नामक किताब में उन्होंने मौर्य काल 100%, जब वो मौर्य काल में आए थे और चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे, तो उस समय निश्चित रूप से उन्होंने किताब में उसी समय के बारे में बताया। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय कैसा कृषि था, कैसा उद्योग था, कैसा व्यापार था, इन सब चीजों की जानकारी हमें इंडिका से मिलती है, क्योंकि इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इंडिया मगध आए थे, और जब वह गए तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा देखे गए भारत का एक सजीव चित्र अपने किताबों में लिखा, जिस किताब का नाम था इंडिका। तो उस इंडिका को पढ़ते हैं तो हमें हमारे मौर्य काल के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती है, ढेर सारी जानकारी मिलती है। खास करके मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमको ढेर जानकारी मिलती है, क्योंकि वो तो अशोक के समय थे नहीं, वह बिंदुसार के समय थे नहीं। बिंदुसार अशोक के बेटे थे, सॉरी अशोक के पिताजी थे, चंद्रगुप्त के बेटे थे। तो हमें 100% जो इंडिया पढ़ेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय कैसा इंडिया था, कैसी खेती होती थी, कैसे उद्योग होते थे, किस तरह के सोच थे चंद्रगुप्त मौर्य के, किस तरह के भवन थे, सारी चीज की जानकारी हमको इंडिया से मिल जाती है। इसी प्रकार मोहम्मद गजनबी के साथ अल बिरूनी भारत आए थे। अल बिरूनी भी एक यात्रा करने वाले लोग थे, जो गजनबी के साथ विद्वान व्यक्ति थे, जो महमूद गजनबी के साथ इंडिया आए। और उन्होंने अपनी जो भी चीज लिखा, उन्होंने अपनी किताब तहकीक हिंद में लिखा। और उस तहकीक हिंद को पढ़ करके हम लोग गजनबी के समय जो इंडिया कैसा था, इसकी जानकारी पा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने देखा कि जो हमारा इतिहास है, इतिहास जानने का पहला स्रोत है साहित्य, दूसरा है पुरातत्व, और तीसरा हम कह सकते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण, यानी यात्रा वृत्तांत। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग कुछ मुख्य बातों को देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा। उपनिषद
हमारे देश में कितने उपनिषद है बच्चों? हमारे देश में वर्ल्ड में 108 उपनिषद है। क्या है? 108 उपनिषद है। पुराण कितने हैं? 18 है। वेद कितने? 4 है। ये तो नहीं पूछता, लेकिन ये तो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया है बच्चों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। पुराण की संख्या कितनी? 18। वेद 4 है, ये तो हम लोग पढ़ेंगे। पहला वेद है ऋग्वेद, उसका अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है बच्चों। जैन साहित्य जो होता था, जैन का जो साहित्य होता था उसको आगम कहते हैं। आगम क्या है? तो याद रखिएगा, आगम जैन साहित्य है। जैन धर्म के बारे में लिखा गया है। आगम में 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है और 14 पर्व है। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इतना तो नहीं पूछेगा बच्चे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं। तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं। हमारे देश के 2 महाकाव्य हैं बच्चों, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत को हम महाकाव्य के रूप में देखते हैं। इंडिया के 2 महाकाव्य बच्चों, रामायण और महाभारत। अब हम लोग समझते हैं जनपद। अभी पहले ही हम लोग डिस्कस किए जनपद के बारे में। तो जनपद संस्कृत भाषा का शब्द है बच्चे, जो 2 शब्द से बना है, जन और पद। जन मतलब होता है लोग, और पद मतलब होता है स्थान। यानी निश्चित रूप से वह स्थान जहां लोग रहते थे उसको कहा गया था जनपद। यानी जनपद वह स्थान है जहां लोग रहते थे। ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, जनपद संस्कृत भाषा का शब्द है बच्चों, जो 2 शब्द जन और पद से बना है। जन का अर्थ होता है लोग और पद का अर्थ होता है स्थान। ठीक है। अगर हम शब्द उत्पत्ति को देखें, शब्द को समझे, तो जनपद का अर्थ हो गया वह क्षेत्र जहां लोग रहते हैं। ठीक है, वह क्षेत्र जहां लोग रहते हैं। लेकिन प्राचीन भारत में जनपद वह भौगोलिक क्षेत्र था जहां विशेष जाति या समुदाय के लोग निवास करते, यानी वह भौगोलिक क्षेत्र जहां किसी एक विशेष जाति या समुदाय के लोग निवास करते थे। एक जाति, विशेष जाति के लोग, विशेष समुदाय के लोग रहते थे। उनकी अपनी रीति रिवाज, अपनी संस्कृति, अपना कानून होता था, उसको हम जनपद कहते थे। यानी एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ कोई विशेष जाति, विशेष धर्म के लोग रहते हो, जिनका अपना रीति रिवाज हो, अपनी संस्कृति हो, अपना कानून हो, उसको जनपद कहते थे। और जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। ठीक है, 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, जिनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद है बच्चों मगध है। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ये छूट गया, यहाँ आगे लिखा है, समझ लीजिएगा। तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया कि जनपद किसको कहेंगे बच्चों? लोगों का निवास स्थान। लोगों का निवास स्थान क्या कहलाता है बच्चों? जनपद कहलाता है लोगों का निवास स्थान। जनपद कहलाता है क्योंकि जनपद 2 शब्दों से बना है। जन मतलब लोग और पद मतलब होता है स्थान, यानी लोगों का रहने निवास स्थान को हम लोग जनपद कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। और इंडिया में कितने जनपद थे? 16 थे, जिन्हें मगध सबसे शक्तिशाली था। यानी जनपद में कहीं ना कहीं विशेष जाति या विशेष समुदाय के लोग निवास करते थे। तो क्लियर हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि जनपद वह क्षेत्र होता है, वह भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ विशेष जाति या विशेष समुदाय के लोग निवास करते थे, और उस जाति और उस समुदाय का अपना रीति रिवाज होता था, अपना कानून होता था। ये कोई जरूरी नहीं है जो मगध का जो रीति रिवाज, मगध का जो था, जो मगध का रीति रिवाज था या कानून था, वह वज्जी जनपद से मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं था। या वह चेती से मिले, एक जनपद है उससे था, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हर जनपद का जो है या महाजनपद का जो है कानून, रीति रिवाज, कल्चर सब अलग अलग होते थे, किसी का समानता नहीं रहता था बच्चों। तो ये क्लियर समझ में आ गया जनपद क्या है। ठीक है, ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा नीचा लिखा गया, टाइप गलती से नीचा हो गया है, तो मिला दीजिएगा। सबसे सबसे शक्तिशाली जनपद था। ठीक है, कौन? तो मगध। जनपद का अर्थ होता है बच्चों जिला। मान लीजिए अभी हम लोग बिहार राज्य में रह रहे हैं ना, तो बिहार राज्य के अंदर में जो जिला है, मान लीजिए भागलपुर जिला है, ये कटिहार जिला है, ये पूर्णिया जिला है, ये अररिया जिला है। मैं अपने सीमांचल का ही नाम लिखा हो ज्यादातर, क्योंकि मैं इधर का ही रहने वाला हूँ बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, आपका और सभी जिला है, टोटल 38 जिला हम लोगों का। तो इस जिले को, एक जनपद को जिले के रूप में जाना जाता था, और पूरा जिले को मिलाकर महाजनपद बनता था। तो जिले को मिलाकर क्या बनता है बच्चों? जिले को मिलाकर राज्य बनता है। तो महाजनपद हम लोग राज्य के लिए यूज करते थे।
तो जो जैन और बौद्ध ग्रंथ है, इस जैन और बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का नाम मिला है। 16 महाजनपदों का नाम मिला है, जिनका नाम काशी, कौशल, अंग, मगध, बज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। ठीक है, लेकिन इन सब में अगर हम लोग बात करें, हम लोगों को मेन और सबसे प्रमुख जो जनपद पढ़ना है वह पढ़ना है मगध। मगध को हम लोग डीपली देखेंगे, क्योंकि पूरा लेसन मगध में है और मगध उस समय का सबसे शक्तिशाली और पावरफुल जनपद था। ठीक है बच्चों, अब हम लोग तो देख सकते हैं कि महाजनपद में शासन प्रणाली कैसी थी। शासन प्रणाली मतलब होता है वहां के जो राजा वगैरह थे वो किस प्रकार शासन चलाते थे, किस प्रकार वहां राजपाट चलता था। तो ध्यान दीजिएगा, हर महाजनपद का मैंने शुरू में ही कर दिया कि हर महाजनपद का अपना नियम, अपना कानून था। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो महाजनपदों में 3 प्रकार की शासन प्रणाली थी। नंबर 1 था राजतंत्र, जिसमें राजा मेन होते थे, राजा सर्वे सर्वा होता था, राजा का शासन होता था। और राजतंत्र कहाँ कहाँ था? मगध में था, काशी में था, कौशल में था, कुरु में था। इन सब बड़े बड़े देश जो जनपद थे, महाजनपद थे, वहां पर क्या था बच्चों? राजतंत्र था। गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक था, बहुत साहित्य से पता चलता है कि वज्जी जो था, वज्जी वज्जी भी एक महाजनपद था, वहां संघ शासन था और वहां 8 राज्य शासन चलाते थे। 8 राज्य शासन चलाते थे। 8 राज्य नहीं होगा बच्चों, 8 संघ शासन चलाते थे। 8 संघ मिलकर वहां शासन चलाते थे। इसीलिए जो है, जो ये क्या बोलता है, जो अपना ये वज्जी है, वज्जी में कैसे शासन व्यवस्था थी बच्चों? गणतंत्रात्मक थी। यानी वहां पर 8 संघ, यानी 8 लोगों का एक समूह था। 8 लोगों का एक समूह था जो मिलकर शासन चलाते थे और उनको जनता चुनती थी। तो ये भी बताता है कि वज्जी में एक तरह से गणतंत्र था, जो कि एक तरह का आज के डेमोक्रेटिक, आज के डेमोक्रेसी यानी आज के लोकतंत्र का एक रूप है। तो इंडिया के लिए लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन कोई नया चीज नहीं है। हम लोग इतिहास पढ़ के देख रहे हैं कि इंडिया में जो है अपना डेमोक्रेसी का प्रयोग या फिर आपका ये गणतंत्र का प्रयोग सदियों पहले हो चुका है। और वज्जी का एक लिच्छवी क्षेत्र था, लिच्छवी, लिच्छवी वैशाली का लिच्छवी तो था। ये कुलीन शासन के द्वारा चलाया गया क्षेत्र था, कुलीन वर्ग यहाँ शासन करते थे। लेकिन बाद में यहाँ भी लोकतंत्र यानी जनतंत्र की स्थापना के प्रमाण मिले। लेकिन मेन जनतंत्र का क्षेत्र था वज्जी। वज्जी में कोई एक राजा नहीं था, बल्कि 8 लोगों का एक समूह होता था, एक संघ होता था, वह राज करते थे। ठीक है, उनसे मिलाकर ही कोई नियम बनाया जाता था। जैसे आज के डेट में हमारा संसद है और सदन। कुलीन तंत्र भी था, कहीं कहीं कुलीन तंत्र था, यहाँ तक कि गणतंत्र जो था केवल और केवल वज्जी में था। कुलीन तंत्र इस प्रकार के शासन व्यवस्था में शासन का संचालन जनता न करके किसी कुल या वंश के द्वारा चला जाता है। कुलीन तंत्र का मतलब होता है शासन जनता नहीं करेगी, बल्कि कोई एक विशेष कुल या वंश के लोग शासन करेंगे। जब कोई विशेष कुल या वंश के लोग शासन करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कुलीन तंत्र। और इसका प्रमाण मिला है कि लिच्छवी में कुलीन तंत्र शासन करते थे, किसी विशेष कुल या वंश के लोग शासन करते थे। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि महाजनपदों में 3 प्रकार की शासन प्रणाली थी, राजतंत्र, गणतंत्र और कुलीन तंत्र। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ विशेष चीजों को पढ़ते हैं हम लोग। प्रारंभिक इतिहास, शुरू के इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को महत्वपूर्ण माना गया है। जो अपना शुरुआत का इतिहास है, जो प्रारंभिक इतिहास है, इसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 600 बीसी को महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस युग में लोहा का खोज हुआ था। मैंने पहले बताया, आर्यों के द्वारा। किसके द्वारा लोहे की खोज हुई थी बच्चों? आर्यों के द्वारा। इसी 600 बीसी के आसपास लोहा का खोज हुआ और लोहा के खोज के बाद काफी परिवर्तन है, बहुत चेंजेस हुए। इस काल में बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास हुआ है, कई ग्रंथ भी लिखे गए हैं, 16 महाजनपदों का भी वर्णन मिलता है। ग्रंथ से ये पता चलता है कि महाजनपद जो थे बराबर नहीं थे, कोई शक्तिशाली था, कोई कमजोर था, पर सबसे शक्तिशाली महाजनपद, महाजनपद कौन था बच्चों? मगध था। तो ये सारे चीज पता चलती है हम लोगों को कि 6ठी शताब्दी बीसी जो है महत्वपूर्ण क्यों था, क्योंकि इसी काल में लोहे की खोज हुई, इसी काल में बौद्ध और जैन धर्म का विकास हुआ, कई ग्रंथ लिखे गए, 16 महाजनपद डेवलप हुए थे। और इसके अलावा इस समय एक शक्तिशाली महाजनपद था जिसका नाम मगध था, वह डेवलप हुआ था।
एक ऐसा जनपद था जिसने यूनान को भी हराया था। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के ये जो 600 बीसी के आसपास का समय है हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और याद रखिए जितने भी महाजनपद होते थे सबकी अपनी राजधानी होती थी और राजधानी किले से घिरा रहता था। ये जी की राजधानी वाला, इसको चारों ओर से किले से घेर दिया जाता था ताकि इसकी सुरक्षा हो सके, बाहरी दुश्मनों से इसको बचाया जा सके। महाजनपदों में व्यापारी भी थे और व्यापारी भी हुआ करते, तो मिस हो गया बच्चों। महाजनपद में व्यापारी भी हुआ करते थे जो कर देते थे और इन्हीं के कर से महाजनपद चलता था। कर मतलब होता टैक्स। तो निश्चित तौर से महाजनपदों के लोग टैक्स देते थे, वह टैक्स से क्या चलता था बच्चों, महाजनपद का खर्च चलता था। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि महाजनपद में जनता टैक्स देती थी, इसका प्रमाण मिला है। और जो टैक्स उठता था उसी टैक्स से राजा डेवलप करते थे, राजा विकास के काम को करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता की शुरुआत में हमने शुरू में ही देखा है, और वैदिक सभ्यता को आर्यों की सभ्यता माना गया है जिसमें लोहे की खोज हुई है। ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, और कुछ देखते हैं बातों को हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता निकल रहा क्योंकि पहला चैप्टर तो ही पढ़ाए हुए थे। ये जो हम लोगों का वैदिक सभ्यता था बच्चे, ये ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता माना गया बच्चों। ठीक है, और इस सभ्यता का जो मुख्य भाषा था संस्कृत था। ध्यान दीजिएगा, वैदिक सभ्यता का मुख्य भाषा क्या था, संस्कृत था, क्योंकि इस समय ब्राह्मणों का बोलबाला था और ब्राह्मण सबसे ज्यादा संस्कृत यूज करते थे, जिसके कारण हम लोगों को धर्म के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं हो पाती थी, क्योंकि साधारण जनता संस्कृत नहीं पढ़ पाती थी। याद रखिएगा, साधारण जनता की भाषा को हम लोग कहते हैं प्राकृत भाषा। वह भाषा जो हम जन्म से बोलते हैं उसको प्राकृतिक भाषा बोलते हैं, जो साधारण लोग भी बोल सके, जिसको आसानी से समझा जा सके। यानी कहने का मतलब होता है जिस एरिया में जो भाषा बोला जाता है वो उस एरिया की प्राकृतिक भाषा होती है। तो हम लोग जान ही रहे हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता था उसके बाद जो सभ्यता विकसित हुई जिसको हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, वह कैसी सभ्यता थी बच्चों, ग्रामीण सभ्यता थी। और उस समय की मुख्य भाषा क्या थी, संस्कृत थी। और इस सभ्यता का काल माना गया 1500 से 600 बीसी, जबकि हम लोगों ने पढ़ा है कि 2600 से 1900 बीसी के बीच का काल माना गया है हड़प्पा सभ्यता का, और 1500 से 600 बीसी के काल को माना जाता है हम लोग किसका, तो ग्रामीण सभ्यता को, यानी वैदिक सभ्यता को हम लोग 1500 से 600 के बीच का काल मानते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखें, इसी काल में, किस काल में बच्चों, ये जो अपना वैदिक काल है, इसी काल में जो है चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अर्थवेद और आयुर्वेद, जो हम लोगों का चारों वेद है बच्चों, कौन कौन, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद, ये जो इसी काल में डेवलप हुआ है। किस काल में, तो वैदिक काल में ही ये सारे वेद डेवलप हुए हैं बच्चों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वैदिक काल में दो और धर्म, वैदिक काल में दो और धर्म, दो और विचारधारा पैदा हुए, ये गलत दिखा गया, जिसका नाम था बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, और यह मिस्टेक हो गया था बच्चों, वैदिक काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अलग अलग विचारधाराओं का उदय हुआ। यानी इस काल में ब्राह्मण धर्म के अलावे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी विकास हुआ, जिनकी विचारधारा क्या थी बच्चों, अलग अलग थी। तो हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया कि इतिहास का जानकारी कैसे मिलेगा और इतिहास के बारे में विशेष विवरण हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा साहित्य, पुरातत्व और यात्रा वृत्तांत। ठीक है, उसके बाद कुछ हम लोगों ने मगध के बारे में जाना, कुछ इतिहास के बारे में विश्व में जाना, सभ्यताओं के बारे में जाना। ठीक है बच्चों, और जो महाजनपद थे उनके बारे में जाना, जनपद 16 थे, महाजनपद 16 थे, ये जाना महाजनपद क्या है, जनपद क्या, ये भी समझ गए। ठीक है, अब हम लोग शुरुआत करते हैं, जो इसका मेन रिलेशन का बिंदु है वह है मगध। मगध को इसलिए पढ़ना होगा क्योंकि मगध में ही मौर्य वंश का शुरुआत हुआ। तो हम लोग ध्यान से, मगध में मौर्य वंश का शुरुआत हुआ और मगध हमारे 16 महाजनपदों में सबसे पावरफुल महाजनपद था। तो हम लोग इस मगध को देखते हैं बच्चों, तो सबसे पहले याद रखिए मगध की स्थापना किया था बिंबिसार ने। बिंबिसार कौन थे, हर्यक वंश के थे। बिंबिसार का जैसे अशोक का संबंध मौर्य वंश से है, तो बिंबिसार का संबंध बच्चों हर्यक वंश से है।
और जो बिंबिसार है वो 15 साल की ही उम्र में गद्दी पर बैठ गए थे और उन्होंने 80,000 गांव को मिलाकर मगध बनाया था। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि मगध की स्थापना करने वाले कौन है बच्चों? बिंबिसार। और वो किस वंश से थे? हर्यक वंश के थे। 15 साल की उम्र में वो गद्दी पर बैठे और मगध को एक विशाल राज्य का रूप देने के लिए उन्होंने 80,000 गांव को एक साथ मिलाया। ठीक है बच्चों। बिंबिसार के बाद उसका बेटा अजात शत्रु, अजात शत्रु जो थे वह गद्दी पर बैठे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वह गद्दी पर अपने पिता बिंबिसार को मार करके बैठे थे। अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मार करके उनकी गद्दी को अपनाया था। तो इतिहास का एक बहुत ही कहा जाए तो एक घिनौना पहलू है कि अपने पिता को मार के उन्होंने गद्दी अपनाया था। तो इतिहास दोहराया जाता है बच्चों, इस चीज को आप अभी आगे पढ़िएगा। बिंबिसार को उन्हीं के बेटे अजात शत्रु ने मारा और वह मगध के राजा बने। कौन बने अब राजा? अजात शत्रु। वह राजा बने और राज किया। ठीक है। उन्होंने बज्जी संघ में फूट डाले। आपको बता देना, बज्जी एक ऐसा संघ था जहां 8 लोगों का समूह मिलकर राज्य करता था और ये 8 लोग जो थे शासन के नियम बनाते थे। तो इन 8 को लड़ाया किसने? ये अजात शत्रु ने, बिंबिसार के बेटे ने, और बज्जी संघ को तोड़ने की कोशिश की। इस युद्ध में और बज्जी संघ को तोड़ा और बज्जी से लड़ाई की और इस युद्ध में उन्होंने रथ मूसल और महाशिला कंटक जैसे हथियारों का यूज किया था। उस समय के खतरनाक हथियार थे रथ मूसल, जो रथ में लगा रहता था, एक बहुत ही बड़ा भारी सा मूसल टाइप का होता था, गदा टाइप का, जो चलता था और उसके अपने चारों ओर रहने वाले लोगों को कुचलता हुआ निकल जाता था। अब महाशिला कंटम एक बहुत बड़ा गोला होता था जिसके प्रहार से पत्थर भी टूट जाते थे। ये 2 भयंकर हथियारों का यूज आपको अजात शत्रु द्वारा बज्जी संघ के युद्ध के दौरान किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि अजात शत्रु ने किस नए हथियार का यूज किया? तो रथ मूसल और महाशिला कंटक। इस चीज को याद रखिएगा, महाशिला कंटक, महाशिला कंटक होगा बच्चों, महाशिला कंटक का होगा। राष्ट्र में छूट गया है। ठीक। बौद्ध संगति का आयोजन भी इसी काल में होता था, तो याद रखिएगा इस काल में हुआ था। और ये जो थे अजात शत्रु, ये बौद्ध के, भगवान बुद्ध के बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है। उन्होंने राजगीर में, अभी हम लोग राजगिरी पढ़ेंगे क्योंकि अभी नया नाम भले राजगीर है लेकिन उसका पुराना नाम राजगिरी था। तो उन्होंने राजगिरी में भगवान बुद्ध का जो मरने के बाद भस्म होता था, उस भस्म पर राजगिरी में उन्होंने स्तूप बनाया था। गलत दिखा गया बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। स्तूप क्या बनाया था बच्चों? स्तूप मैं लिख देता हूं, यहां पर स्तूप लिख दीजिएगा, स्तूप को लिखिए। तो याद रखिएगा अजात शत्रु ने भगवान बुद्ध के भस्म पर राजगिरी में क्या बनाया? स्तूप बनाया था। और पहले बौद्ध संगति, ये जो बौद्ध संगति है, बौद्ध संगति मतलब बौद्ध धर्म के लोगों का बहुत बड़ा मीटिंग, धर्म को लेके, बौद्ध धर्म को लेके, बौद्ध धर्म के लोग इस बात को लेके कि कैसे कैसे बौद्ध धर्म का विकास किया जाए, उनके विकास के लिए क्या किया जाए, कौन सी सुधार की जाए, इन सब चीजों पर डिस्कस करने के लिए बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा बौद्ध संगति की जाती थी। बहुत विशाल मीटिंग किया जाता था और इस मीटिंग की शुरुआत करने वाले कौन थे? इस संगति की शुरुआत करने वाले कौन थे? अजात शत्रु। उन्होंने ही सबसे पहले बौद्ध संगति को आयोजित किया था। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो पहला बौद्ध संगति किसने आयोजित किया? अजात शत्रु ने। ठीक है। उदायन, ठीक है, इस समय उदायन ने, देखिए इतिहास दोहराया गया। जैसे मैंने आपको बताया ना, अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मार के गद्दी अपनाई, तो बिंबिसार का बेटा था उदायन। उदायन ने भी अपने पिता अजात शत्रु की हत्या की और सिंहासन को प्राप्त किया। इतिहास दोहराया जाता है, ये प्रमाण मिल गया हम लोगों को। जैसे कि अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा और गद्दी अपनाया, उसी प्रकार अजात शत्रु के बेटे उदायन थे। उदायन ने भी अपने बाप अजात शत्रु को मार करके गद्दी अपनाया। इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास दोहराया जाता है। ठीक है बच्चों।
नंद वंश के शासक घनानंद थे सबसे पहले, और अंतिम शासक नंद वंश के सबसे अंतिम शासक थे घनानंद, जो बहुत कमजोर थे, कायर शासक थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको हराया और मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने नंद वंश के राजा घनानंद को हराया था। यानी मौर्य वंश के पहले मगध में नंद वंश का राज था, और उस घनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। और उन्होंने वे जैन धर्म को मानते थे। यूनानी शासक सेल्यूकस निकोटर को भी उन्होंने हराया था। यूनान के राजा सेल्यूकस निकोटर को भी उन्होंने हराया था, उनसे संधि की और उनकी बेटी हेलेना से विवाह किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनान के राजा सेल्यूकस निकोटर की बेटी हेलेना से विवाह किया। उनकी काल में यूनान का राजदूत मेगास्थनीज इंडिया आया था। उन्हीं की काल में यूनान के राजदूत मेगास्थनीज इंडिया आए थे, और इंडिया आने के बाद उन्होंने इंडिया को देखा और उस पर एक किताब लिखा जिसका नाम इंडिका था। ठीक है, इंडिका को पढ़ के हम लोग मौर्य धर्म की जानकारी, मौर्य वंश की जानकारी को पा सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इंडिका मौर्य वंश के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है, क्योंकि इंडिका लिखा गया मेगास्थनीज द्वारा, और मेगास्थनीज उस समय इंडिया आए थे जब इंडिया में मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। उन्होंने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से ली थी। 298 ईस्वी में श्रावण बेलगोला, जो कि मैसूर में एक शहर है श्रावण बेलगोला, वहां पर उन्होंने संलेखन द्वारा शरीर त्याग दिया। संलेखन का मतलब होता है धीरे धीरे करके भोजन कम कर देना और खुद को मौत के मुंह में ले जाना। जब आदमी बुजुर्ग हो जाते हैं जैन धर्म पे, धीरे धीरे अपना भोजन खत्म कर देते ताकि उनकी मृत्यु हो सके। तो संलेखन द्वारा अपने शरीर को त्यागा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर को कब त्यागा? 298 में किस विधि द्वारा? संलेखन द्वारा। और कहां पर? श्रावण बेलगोला में। चंद्रगुप्त के मरने के बाद जब उन्होंने अपना संलेखन द्वारा शरीर त्याग दिया तो उनका बेटा बिंदुसार मगध का राजा बना, और बिंदुसार ने भी मगध का काफी विकास किया। और बिंदुसार को अभी अमित्रघात या शत्रु संहारी भी कहते थे। बिंदुसार को हम लोग अमित्रघात या शत्रु संहारी भी कहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने जितने भी दुश्मन थे, अमित्र मतलब होता है जो दुश्मन ना हो, सॉरी जो मित्र ना हो आपका, आपका दुश्मन हो, तो जितने भी दुश्मन थे उन सभी दुश्मन को उन्होंने चुन चुन के मरवाया था। ठीक है, इसीलिए उनको अमित्रघात या शत्रु संहारी भी कहते हैं। यूनान के राजा एंटियोकोस का राजदूत था डाइमेकस। क्या नाम था? डाइमेकस। यूनान के राजा एंटियोकोस का राजदूत डाइमेकस था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मेगास्थनीज आए थे यूनान का शासक का राजदूत, वैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य के काल में डाइमेकस मगध आए हुए थे, और उन्होंने मगध के बारे में हम लोगों को, मगध के बारे में जो भी जाना उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, जिसको पढ़ करके हम लोग मगध के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बिंदुसार के बेटे, देखिए पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य थे राजा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने, उसके बाद बिंदुसार बने। ठीक है बच्चों, बिंदुसार बने, और बिंदुसार के बाद बिंदुसार के बेटे अशोक राजा बने। बिंदुसार के बाद उनके बेटे अशोक राजा बने और मौर्य वंश के महान राजा कहलाए। हालांकि संस्थापक थे आपको चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन मौर्य वंश का सबसे महान राजा माना गया राजा अशोक। राजा अशोक को मौर्य वंश का सबसे महान राजा माना गया। और उनका कलिंग युद्ध के को देखकर उनका मन पिघल गया था। कलिंग जो कि उड़ीसा का एक राज्य था, पावरफुल राज्य था, उड़ीसा का ही एक हिस्सा था कलिंग, और उस युद्ध को देखकर उसका मन पिघल गया, क्योंकि और उसके बाद उन्होंने कसम खा ली कि वह युद्ध नहीं करेंगे, तथा बौद्ध धर्म को अपना लिया। किसको अपना लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। कलिंग युद्ध में लगभग 1.5 लाख लोग मरे थे, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। ठीक है बच्चों, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे, 1 लाख लोग मरे थे। इतने बड़े रक्तपात को देख के उनका हृदय बदल गया था। बोला कि मैं इस राजपाट को लेकर क्या करूंगा जब मेरे अपने ही मरेंगे। तो उन्होंने कसम खा ली कि अब वो युद्ध नहीं करेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे, और बौद्ध धर्म को अपना लिया, अहिंसा के पथ पर चलने लगे और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, और उन्होंने जो अपना एक धर्म बनाया उस धर्म का नाम का धम्म।
क्या कहा उन्होंने? धम्म, जिसको हम लोग अशोक के धम्म के नाम से भी जानते हैं। और देखिए अशोक का धर्म इतना फेमस किया हुआ, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमको देखना होगा प्राकृतिक भाषा। देखिए प्राकृतिक भाषा क्या होता है? तो जो भाषा आप जन्म से बोलते हैं, जो भाषा आप बचपन से बोलते हैं, ठीक है, जिसे लोग जन्म से सीखते हैं, जो आपकी लोकल भाषा होती है, जो अपनी भाषा होती है, उसको लोग प्राकृतिक भाषा या प्रकृत भाषा के नाम से जानते हैं। यानी वो भाषा जो साधारण लोग बोलते हैं, अनपढ़ लोग भी बोल सकते हैं, अनपढ़ लोग भी समझ सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा में राजा अशोक ने अपने ढेर सारे संदेश को अभिलेखों के द्वारा लिखवाया था। यानी निश्चित तौर पे जो राजा अशोक के संदेश है, जो अभिलेख है, उनको साधारण लोगों ने बेहतर तरीके से समझा होगा, क्योंकि वो प्राकृतिक भाषा में थी। संस्कृत लोग सब नहीं समझ पाते थे, लेकिन प्राकृतिक भाषा को सब समझते थे। तो क्लियर हो गया, जो भाषा लोग जन्म से सीखते हैं, ठीक है, जो साधारण लोगों की भाषा होती है, जिसे अनपढ़ लोग भी समझ सकते हैं बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 16 महाजनपदों में मैंने पढ़ा कि सबसे शक्तिशाली है बच्चों मगध। अगर क्या कारण है कि मगध शक्तिशाली था? कुछ तो कारण रहा होगा। तो देखिए 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। इसके कुछ कारण क्या थे? नंबर 1 थे, मगध 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जैसे मान लीजिए मगध है, इसके 3 ओर पहाड़ थे बच्चे, 3 ओर इसका पहाड़ था, जिसके कारण 3 ओर से दुश्मन घुसना असंभव था। ठीक है, अब पहाड़ का ऊंचाई पर से अगर कोई सेना रहती थी, तो वो सेना ऊंचाई से आसानी से वार कर सकती थी। आप ऊपर से किसी को ढेला से मार सकते हैं आसानी से, लेकिन नीचा से कोई आपको ढेला से मारना चाहे तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी उसको। तो ऊंचाई से किसी भी चीज पर हमला करना आसान होता है, जिसके कारण मगध सुरक्षित था, क्योंकि मगध 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। दुश्मन को पहाड़ी टप कर आना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा टफ होता था पहाड़ी पार करके आना। ठीक है, तो इसीलिए मगध को दुश्मनों से सुरक्षा के लिए कोई विशेष उपाय करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी नेचर का दीवार उसके साथ था, प्रकृति का दीवार था उसके साथ। ठीक है, मगध में गंगा और सोन नदी थी। ठीक है, और यहाँ की भूमि काफी उपजाऊ थी और काफी उपज होती थी। मगध में कौन सी नदी थी बच्चों? गंगा और सोन नदी थी। ठीक है, मगध का एक राजधानी था, जानते हैं, पटना है। पटना गंगा सोन और पुनपुन के संगम पर बैठा हुआ है। तो उसी तरह मगध में गंगा और सोन नदी थी, और गंगा और सोन नदी के कारण वहां की मिट्टी काफी उपजाऊ थी। उपजाऊ थी ज्यादा तो उपज ज्यादा होता था। उपज ज्यादा होने से किसानों को ज्यादा फायदा होता था, आमदनी आती थी, आय आता था, टैक्स आता था, रुपया आता था, जिसके कारण मगध अपनी शक्ति को बढ़ाने में सफल रहा। मगध के राजा भी शक्तिशाली थे, ये भी क्लियर है। मगध के राजा बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। मगध के पास लोहे का भंडार था, और लोहा का भंडार होने से क्या हो गया? तलवार बनाना, हथियार बनाना ये आसान हो गया। ये भी मगध के पावर का एक कारण था। मगध के जंगली क्षेत्र में हाथी की संख्या बहुत ज्यादा थी, और हाथी का यूज वे लोग सेना में करते थे, और सेना में हाथी आने से मजबूती मिलती थी, क्योंकि हाथी पर चढ़ के युद्ध करना काफी बड़ा बात होता था, क्योंकि ऊंचाई से किसी को मारना बड़ा आसान था। हाथी के पैरों से कुचल भी दिए जाते थे लोगों को। तो कुल मिलाकर के हाथी मगध की सेना में काफी ज्यादा थी, और उसके कारण भी मगध जो था बच्चों समृद्ध था, शक्तिशाली था। ठीक है, मगध की 2 राजधानी थी, एक थी पाटलिपुत्र और एक था राजगिरी, और दोनों काफी समृद्ध थी, दोनों की भौगोलिक स्थिति भी अच्छी थी। ठीक है, यहाँ छूट गया, ये ऊपर होना चाहिए था, किसी का मिस्टेक हो गया लग रहा है टाइप करने में। याद रखिएगा, मगध की 2 राजधानी थी। पहली राजधानी थी राजगीर, पहली राजधानी राजगीर थी, दूसरी पटना बनाई गई। राजगीर तो मालूम है आपको, तीनों ओर से घिरा हुआ पहाड़ से, और पटना भी 3 ओर से नदी से घिरा हुआ था, जिसके कारण पटना भी काफी सुरक्षित था, उसकी भौगोलिक स्थिति काफी अच्छी थी। नदी से घिरा रहने के कारण पटना को एक स्थान से, पटना के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में भी काफी सुविधा होती थी, यातायात के साधन भी अच्छे थे। अब दुश्मनों को नदी पार करके आना शायद उतना आसान नहीं होता होगा, जिसके कारण मगध की राजधानी पटना भी सुरक्षित थी। ठीक है बच्चों, मगध के शक्तिशाली होने का एक कारण उसके पास विशाल सेना था। मगध की सेना की बहुत ज्यादा थी, मगध के पास बहुत भारी भरकम सेना थी, जिसके कारण मगध जो था शक्तिशाली था। माना जाता है कि 6 लाख से 7 लाख के बीच उसके पास पैदल सेना थी, 30,000 के आसपास उनके पास घुड़सवार थे। तो एक पावरफुल सेना उनके पास थी। ठीक है, मगध के शासक बिंबिसार हुए, अजातशत्रु हुए, या महापद्म नंद हुए, नंद वंश के महापद्म नंद।
ये सब काफी बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करते थे और इन सब ने मगध को काफी डेवलप बना दिया, मगध को काफी मजबूत बना दिया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बिंबिसार ने किस प्रकार मगध को मजबूत बनाया, अजात शत्रु ने भी किस प्रकार मगध को मजबूत बनाया, ये सब तो हम लोग देखे ही। इस वीडियो में ही हम लोग ने इस चीज को जाना है। प्रारंभ में मगध की राजधानी राजगिर थी, जिसे हम लोग राजगीर कहते हैं। आज का राजगीर का पुराना नाम राजगीर था, जो पहाड़ियों से घिरा था। ठीक है, बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। अब पाटलिपुत्र जो था वह सोन, गंगा और पुनपुन नदी से घिरा हुआ था, ये भी सुरक्षित था। तो मगध की दोनों राजधानी काफी सुरक्षित थी। ठीक है बच्चों, इन सब कारणों से हम कह सकते हैं कि मगध जो था एक शक्तिशाली राज्य था। अब कुछ चीजें हम लोग मौर्य वंश के बारे में जान लेते हैं। मौर्य शासन की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 322 में की गई थी। उन्होंने नंद वंश के सबसे कमजोर राजा घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। और मौर्य वंश के दूसरे राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार हुए, और बिंदुसार का बेटा राजा अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ। ये हम लोगों ने इस वीडियो में ही देखा है बच्चों। ठीक है, आगे कुछ और चीजों को देखते हैं जो मौर्य वंश और राजा अशोक से संबंधित रखता है, खास करके राजा अशोक से। जैसे अशोक की पत्नी का नाम देवी था। हालांकि अशोक की कई पत्नियां थी, उनमें सबसे प्रमुख पत्नी देवी थी। देवी को एक बेटा और एक बेटी उत्पन्न हुआ था। बेटे का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संमित्रा। और इनको राजा अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। कहाँ? तो याद रखिए, इसको भेजा था श्रीलंका। और श्रीलंका में जाके बौद्ध धर्म का प्रचार महेंद्र और संमित्रा ने किया था, जिसको धर्म महामात्र के रूप में राजा अशोक ने नियुक्त किया था। धर्म महामात्र होते थे धर्म फैलाने के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए जिनको राजा अशोक ने नियुक्त किया था उनको धर्म महामात्र कहा गया था। तो श्रीलंका के लिए धर्म महामात्र के रूप में अपने बेटे महेंद्र और बेटी संमित्रा को उन्होंने नियुक्त किया था। ठीक है, 261 ईस्वी में राजा अशोक ने राजा अशोक भी बहुत अत्याचारी थे, बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़ी थी, बहुत युद्ध लड़े थे। लेकिन जब 261 ईस्वी में उन्होंने कलिंग की युद्ध लड़ी, तो युद्ध में भयंकर रक्तपात को देखकर उनका हृदय पिघल गया। चारों ओर लाशें देख रहे थे, लगभग 1 लाख लोग जो थे मारे गए थे, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे, कई लोगों की मांग उजड़ गई, कितने के बेटे मर गए। इन सब को देख के उनका हृदय जो है पिघल गया और उन्होंने कसम खा ली कि अब शस्त्र नहीं उठाएंगे और बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। उसके बाद आजीवन वह बौद्ध धर्म के विकास में अपने जीवन को निछावर कर दिया। अब ये धर्म के द्वारा राज्य, सॉरी, युद्ध के द्वारा राज्य को के प्रसार को महत्व न देके धर्म के द्वारा राज्य के प्रसार को महत्व देने लगे। राजा अशोक ने भारत सहित विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बौद्ध धर्म का प्रचार राजा अशोक ने भारत में तो किया ही, विदेशों में भी किया। श्रीलंका आपको बताएं कि श्रीलंका भेजा, तो श्रीलंका तो हमारे लिए विदेश ही है। ठीक है, तो श्रीलंका में भी उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार, मतलब भारत ही नहीं, उन्होंने विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसलिए राजा अशोक को महानतम सम्राट के बारे में के रूप में जाना जाता है। ठीक है बच्चों, महानतम सम्राट हम लोग कह सकते हैं राजा अशोक को। अब देखिए मौर्य वंश के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? तो देखिए मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें अभिलेखों से मिलता है। राजा अशोक ने जो अभिलेख लिखा था, सबसे ज्यादा अभिलेख लिखवाने वाले राजा अशोक थे। राजा अशोक ने पत्थरों में अभिलेख को लिखवाया, उसको पॉलिश करवाया ताकि लंबे समय तक वो सुरक्षित रहे। सबसे ज्यादा अभिलेख राजा अशोक ने खुलवाए थे। और उन्होंने जो भी अभिलेख लिखा वो प्राकृतिक भाषा में लिखा, ताकि साधारण लोग भी उसको बेहतर तरीके से समझ सके। और उस अभिलेख की लिपि क्या थी? ब्रह्मी लिपि थी। उन्होंने प्राकृतिक भाषा में अभिलेख लिखा है और वो ब्रह्मी लिपि में लिखी गई थी अभिलेख। उसके बाद उन्होंने आरामाइक लिपि में भी कुछ अभिलेख लिखा है। वो कहाँ लिखा है? अफगानिस्तान में। आरामाइक लिपि जो थी वो आज की उर्दू की तरह दाई से बाई लिखी जाती है, और ब्रह्मी अभिलेख बाई से हिंदी की तरह लिखी जाती है, बाई से दाई। तो ये बात नहीं है, उन्होंने एरिया देखा जो इंडिया में है, वहां उन्होंने ब्रह्मी लिपि में प्राकृतिक भाषा में अभिलेखों को खुदवाया। लेकिन अफगानिस्तान के एरिया में उन्होंने अरामाइक लिपि में अभिलेख खुदवाया, जो कि हमारे उर्दू से मिलते हैं। मेगास्थनीज द्वारा जो ये अभिलेख है ना बच्चों, ये अभिलेख भी इतिहास को जानने के लिए और राजा अशोक के समय मौर्य वंश को जानने के लिए महत्वपूर्ण
स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद मेगास्ट्रीज भी आए इंडिया, और उन्होंने मगध में चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पाटलिपुत्र में रहे, और जो भी देखा उन्होंने अपनी किताब इंडिका में उन सारी बातों को लिखा। तो इंडिका पढ़कर भी हम लोग कहीं ना कहीं मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपनी इस इंडिका किताब में चंद्रगुप्त मौर्य के महलों की भी जानकारी दी है कि महल कैसे थे। वो तो बताते थे कि चंद्रगुप्त का महल जो था स्वर्ग के समान था, इतना सुंदर महल के बारे में उन्होंने विवरण किया। और उसके बाद मौर्य के समय अर्थव्यवस्था क्या थी, इन सब चीजों को उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। कौटिल्य, जिन्हें वो चाणक्य के नाम से जानते थे, उन्होंने भी किताब लिखा था अर्थशास्त्र। कौटिल्य जो थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य के अर्थशास्त्री थे या मंत्री मान सकते हैं। उन्होंने यूनान के शासक सेलुकस निकोटर को जो हराने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही। किनकी? तो याद रखिएगा, कौटिल्य की, जिनको हम लोग आज के दिन में चाणक्य कहते थे। उन्हीं की सलाह पर वो सब काम करते थे। उन्होंने एक किताब लिखा था अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र को भी पढ़ेंगे तो मौर्य वंश की जानकारी हम लोगों को मिलती है। उसका कई तरह के बौद्ध और जैन ग्रंथ भी हमें मौर्य वंश की जानकारी देते हैं। मौर्य साम्राज्य के साथ इसकी जानकारियां हम लोगों को कई तरह के बौद्ध और जैन ग्रंथों के द्वारा भी मिलता है। ठीक है बच्चों, राजा अशोक पहला राजा था जिन्होंने संदेशों को स्तंभों में लिखवाया था और उस पर पॉलिश भी करवाया था। क्यों? ताकि अभिलेख जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहे, जल्दी खराब ना हो। उन्होंने स्तंभ में लिखवाया, उसके ऊपर पॉलिश भी करवाया था। ठीक है बच्चों, अब राजा अशोक के जो अभिलेख है बच्चों, राजा अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। शिलालेख, जो बड़े बड़े पत्थर के शिलाओं पर लिखा गया था। स्तंभ लेख, जो पिलर टाइप का सरकार बनवा करके राजा अशोक ने स्तंभों पर लिखवाया था। गुहा लेख, जो कि गुफाओं में लिखवाया था। तो राजा अशोक के 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, 7 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं और 3 गुहा लेख प्राप्त हुए हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। कितने शिलालेख है? तो 14, स्तंभ लेख 7 और गुहा लेख 3 है। और अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। हम लोग थोड़ा सा समझते हैं राजा अशोक के धम्म के बारे में। ये जो धम्म वर्ड है, ध आदम म धम्म, ठीक है। धम्म जो है संस्कृत भाषा का शब्द है बच्चे, ठीक है, जिसका अर्थ धर्म होता है। तो राजा अशोक ने धर्म नहीं लिखे, धम्म लिखा है। तो वही मैंने लिखा कि धम्म संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है धम्म। ठीक है, अशोक का धम्म कोई नया धर्म नहीं था। अब ये मत समझ लीजिएगा कि राजा अशोक ने धर्म चलाया था, वो कोई नया धर्म नहीं था बच्चों, बल्कि इसमें उन्होंने सभी धर्म की अच्छी बातों को संग्रहित किया था। सभी धर्म से जो जो अच्छी जानकारियां मिली राजा अशोक को, राजा अशोक ने उन सब चीजों को जमा किया और जमा करके उन्होंने एक नया धर्म चलाया, एक अपनी एक अलग तरह से एक विचारधारा को चलाया, जिसको उन्होंने हम लोग अशोक का धर्म के नाम से जानते हैं। यानी वास्तव में कहा जाए तो जो अशोक का धर्म था वह नैतिक मूल्य, जो हमारा मॉरल प्रोबेबिलिटी होता है, सॉरी मॉरल जो गुण होता है, मॉरल प्रॉपर्टी होता है, उन मॉरल मूल्यों को, मॉरल प्रॉपर्टी को हमारे अंदर डेवलप करने के लिए राजा अशोक ने जो है अपना धर्म चलाया था। ठीक है, अशोक स्वयं बौद्ध धर्म को मानते थे, परंतु अभिलेख में जिस धर्म का वर्णन मिलता है वह सर्वसाधारण का धर्म था। राजा अशोक ने बौद्ध धर्म को माना, लेकिन राजा अशोक ने उस बौद्ध धर्म में भी कुछ विशेष चीजें जोड़ी, जो सर्वसाधारण के लिए, जो रोजाना के लोगों के लिए, जो साधारण लोगों के लिए जरूरी है, उन सब चीजों को उन्होंने इस धर्म में जोड़ा और अपना एक अलग टाइप से एक धर्म को पेश किया, धर्म की व्याख्या दी, जिसको हम लोग अशोक के धर्म के नाम से जानते हैं। अशोक ने धर्म पालन के लिए निम्न बातों को आवश्यक बताया, जिन्हें उन्होंने निम्न बातें अपने धर्म में शामिल की थी। निम्न होगा, राजा अशोक ने धर्म पालन के लिए कुछ बातों का आवश्यक बताया था। वो बातें क्या क्या है तो देखिए, पहला है प्राणियों की हत्या न करना। राजा अशोक ने अपने धर्म में कहा था कि हमें किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, समझे, प्राणियों की हत्या नहीं करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बुजुर्गों का सेवा करनी चाहिए, अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें रेस्पेक्ट देना चाहिए, सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहिए। सिंपलिसिटी को उन्होंने महत्व दिया था। उन्होंने कहा था कि ज्यादा हाई फाई जीवन में नहीं करनी चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए, बल्कि सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहिए।
अल्प व्यय, कम खर्च करना चाहिए, और अल्प संचय, कम जमा करना चाहिए। खर्च भी कम करने का आदत रखना चाहिए और जमा भी कम करना चाहिए, क्योंकि जितनी हमारी जरूरतें बढ़ेंगी ना बच्चों, उतनी ज्यादा हमारी लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी। हमें अपने जरूरतों को क्या करना चाहिए, लिमिट में रखना चाहिए, ये राजा अशोक ने कहा था। और धन जमा करने की भी लालच हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह करके राजा अशोक ने अपने धर्म में इन बातों को शामिल किया था। और इसके अलावा राजा अशोक ने 5 दुर्गुण भी बताए थे। कितने दुर्गुण बताए थे बच्चों? 5। राजा अशोक ने 5 दुर्गुण बताए थे, लोगों में 5 बुराइयां बताई थी, जिसको उग्रता को उन्होंने दुर्गुण कहा था। उग्रता मतलब होता है ज्यादा अग्रेसिव नहीं होनी चाहिए, ज्यादा गुस्से में नहीं आनी चाहिए, निष्ठुर नहीं बनना चाहिए, हम लोगों को दयालु बनना चाहिए। किसी को देख के, किसी को रोते हुए बिलखते हुए देख के हमें मदद करनी चाहिए। निष्ठुर लोग ऐसा नहीं करते। उन्होंने निष्ठुर लोगों को या निष्ठुरता को बुराई बताया, दुर्गुण बताया। गुस्सा को भी उन्होंने, क्रोध को भी दुर्गुण बताया। किसी चीज पे प्राइड यानी घमंड नहीं करनी चाहिए, गर्व नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए। नहीं कि हम दूसरे को देख के जल रहे हैं, ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। ये भी उन्होंने, राजा अशोक ने इसको भी दुर्गुण माना है, इसको भी बुरा माना है। अशोक ने अपने धर्म के, धर्म पढ़ना हुआ, धर्म नहीं, अपने धर्म के प्रचार के लिए धर्म, यहाँ धर्म महामात्र होगा, धर्म होगा। राजा अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। धर्म महामात्र कौन होते थे मालूम है? धर्म महामात्र वह व्यक्ति होते थे जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बौद्ध धर्म के बारे में उसकी बड़ाई करते थे। बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्धिस्ट बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को बताते थे, धर्म की बड़ाई करते थे, धर्म की अच्छाइयों को बताते थे, ताकि अधिक से अधिक लोग बौद्ध धर्म को अपनाएं। बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए उन्होंने, बौद्ध धर्म को फैलाने के उद्देश्य से उन्होंने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका उन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए या उसका प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। बौद्ध धर्म को एशिया का धर्म बनाने में राजा अशोक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज आप ध्यान दीजिए, इंडिया में आपका हिंदू धर्म है, मानते हैं ज्यादा, लेकिन इंडिया के अलावा एशिया के मोस्ट ऑफ द कंट्री में जाइएगा तो आपको बौद्ध धर्म की संख्या, बौद्ध धर्म वाले ज्यादा देश दिखेंगे, जैसे चाइना, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार। म्यांमार में तो आपको 90 से 95% तक बौद्धिस्ट है। भूटान, हम लोग बगल में भूटान है, भूटान में भी बौद्ध धर्म के लोग हैं। नेपाल में भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन नेपाल में हिंदुज्म को मानने वाले ज्यादा है। तो देखिए, एशिया में बौद्ध धर्म को फैलाने में सबसे बड़ा रोल राजा अशोक का रहा। ठीक है बच्चों, देखिए मौर्य साम्राज्य इंडिया के किन किन क्षेत्रों में फैला होता है? मेन मतलब इंडिया नहीं कहेंगे, उस समय का इंडिया ही कहलाएगा। अभी भले जैसे तक्षशिला है पाकिस्तान में चला गया है। तो मौर्य साम्राज्य कहां से कहां तक फैला था, या कितने क्षेत्र तक, या किन किन एरिया तक मौर्य वंश का शासन था या मौर्य साम्राज्य था? तो याद रखिएगा, अपना तो पटना था ही, पटना के अलावा तक्षशिला था जो आज के पाकिस्तान में पड़ता है, स्वर्णगिरी था जो इंडिया में है, तोसली, उज्जैनी, इन सब क्षेत्रों में मौर्य वंश का शासन था। तो मौर्य वंश के प्रमुख राजनीतिक क्षेत्र यही थे, इन्हीं सब क्षेत्रों में मौर्य वंश का शासन था। ठीक है बच्चों, और सबकी अपनी अपनी राजधानियां भी थी। मैं आपको बताऊंगा इसके आगे वीडियोज में, अगले पार्ट में मैं आपको सबके बारे में बता दूंगा। इस वीडियो का बच्चों ये मेरा अंतिम टॉपिक है, आप ध्यान से देखिए, इसको आप समझ लेते हैं तो मेरा, हम 2 या 3 पार्ट में पूरा बुक पढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लंबा चैप्टर है। और ये एक ऐसा चैप्टर है बच्चों, आप अगर एनालिसिस करेगा तो 15 से 20 नंबर का इस चैप्टर से पूछा जाता है। लेसन 1 से भी 15 से 20 मान के चलिए, और लेसन 2 से भी। अगर आप लेसन 1 और लेसन 2 कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों का पास मार्क्स आ जाएगा। ये 2 लेसन से आप पास मार्क्स पूरी तरह से उठा सकते हैं बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, आगे भारतीय इतिहास में मौर्य वंश इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखिए, भारतीय इतिहास में मौर्य वंश महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि राजा अशोक बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। इसीलिए राजा अशोक एक शक्तिशाली और महान राजा हुआ करते थे, जिस कारण से भारतीय इतिहास में मौर्य वंश को एक शक्तिशाली वंश के रूप में देखा जाता है। ठीक है बच्चों, मौर्य काल में, ये मौर्य काल लगभग 100 वर्षों तक चला। मौर्य काल का शासन इंडिया में 100 वर्षों तक चला और बहुत बड़े क्षेत्र में मौर्य वंश रहा, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण रखता है। भारत के राष्ट्रवादी नेता जो है ना, जो भारत के राष्ट्रवादी नेता है, वह अशोक से प्रेरणा लेते हैं।
किस प्रकार अपने साम्राज्य को फैलाया जाए, किस प्रकार अपने साम्राज्य के लोगों का मन जीता जाए, किस प्रकार साम्राज्य के लोगों को एक सूत्र में बांधा जाए, ये सारे प्रेरणा हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता किससे लेते हैं? राजा अशोक से लेते हैं। देखिए मोदी लिखा गया गलती से, मोदी नहीं होगा बच्चों, आप लोग मोदी समझ लीजिएगा। मौर्य के पास, मौर्य वंश के पास एक विशाल सेना थी, बड़ा मिस्टेक, एक विशाल सेना थी। मौर्य वंश के पास एक विशाल सेना थी, यानी 5 से 6 लाख पैदल सैनिक थे उसके पास, 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। और उस समय इतनी बड़ी सेना रखना अपने आप में बड़ी बात थी बच्चों, ठीक है। तो ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे और एक्स्ट्रा टॉपिक्स है। कुछ गुप्त वंश के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना, समुद्रगुप्त के बारे में जानना है, विक्रमादित्य के बारे में जानना है। तो ये सभी टॉपिक हम आपको अगले वीडियो में लेकर आएंगे बच्चों। अगर आप लोगों को बेहतर तरीके से समझना है तो इस वीडियो के बाद, पूरा वीडियो कंप्लीट करने के बाद मैं इसका नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। नोट्स भी मिल जाएगा आपको, पूरा क्लियर नोट्स। अब तक जितने एग्जाम में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन का, पिछले 20 साल का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब मैं निकाल कर आप लोगों को मौजूद करवा दूंगा। आप लोग उसको भी फोकस कर लीजिएगा, जिससे एग्जाम में बेटर नंबर आएगा बच्चों। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग तो इससे मोटिवेट होते हैं बच्चों, हम लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो 1 घंटा का वीडियो आपको देखने में लग रहा है, इस 1 घंटा की वीडियो को बनाने में 4 से 5 घंटा लगता है। हम लोग इसलिए मेहनत करते हैं ताकि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा है, ठीक है बच्चों। अब पूरी तरह से समझाने की कोशिश हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं। अगर वीडियो पूरी लग रही है तो क्षमा चाहते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।